जय हिंद। माई सेल्फ रुचि द्विवेदी एंड आज हम आगे टॉपिक्स को फर्दर मूव करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट नहीं, सबसे पहले उसमें जो पॉइंट मेंशन है, सब टॉपिक्स में मेंशन है, वो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के बारे में। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया है, जो हमने फोर्स में लेकर आए हैं 26 जनवरी 1950 को, और हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास कैसे है, कैसे क्या ये चीज़ें, ये घटना जो घटी थी, जो हमने इतना बड़ा एक अचीवमेंट हमने लिया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने फ्रेम किया था, क्या वो एक दिन का ही स्ट्रगल था? लोगों ने 2 से 3 साल मीटिंग बैठे और उन्होंने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जिसको आज हम फॉलो करते हैं? तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो हमें एक फुल डायमेंशन में चीज़ों को समझना पड़ेगा, सारे डायमेंशन में। उसका हिस्ट्री क्या है, जब हम उसका हिस्ट्री समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कौन सी गलतियां हमने की थी जिसे हमें आगे भविष्य में दोहराना नहीं है। किस डायमेंशन पे, मतलब 3 डायमेंशनल हमको चीज़ों को समझना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम जिन्होंने किया था, उन सब ने मिलकर स्टडी किया, लोग चीज़ों को समझा और वहाँ से उसका इवोल्यूशन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन तो हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन हुआ कैसे? कौन कौन से ऐसे चीज़ें थी जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी चीज़ें अडॉप्ट की गई, क्या उसका हिस्ट्री है? तो उस हिस्ट्री को हमें इस टॉपिक में समझना है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में। ये जो वीडियोस है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से पूछ लिया जाता है कि इस चार्टर में क्या मेंशन है, क्या कौन से प्रोविज़न इसमें डाले गए, कौन से रिमूव्ड किए गए, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, धीरे धीरे गवर्नमेंट, फिर कैसे हमने ब्रिटिश कंपनी से, जैसे एक अगर हम थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड इसका समझते हैं। फिलहाल ये टॉपिक आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है। जीएस पेपर जब आप फर्स्ट पढ़ेंगे, जीएस पेपर फर्स्ट में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको समझ में आएगा कि आफ्टर द औरंगजेब डेथ, इट मीन्स 1707 में उनकी डेथ होने के बाद एक तरीके से जो मेजर मुगल एम्पायर था वो तो पूरी तरीके से अबॉलिश होने के कगार पे था। लेकिन आफ्टर जो भी लेटर मुगल्स थे वो भी कुछ हद तक तो मतलब रूल्स में रहे, लेकिन धीरे धीरे वो उतने पावरफुल नहीं थे जितने पावरफुल जो आपके औरंगजेब तक रूलर्स थे, उतने पावरफुल वो नहीं थे। औरंगजेब के टाइम पे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से ट्रेडिंग राइट दे दिया था कि आप जो है इजीली आप ट्रेड यहाँ पे इंडिया के टेरिटरी में कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटेन की कंपनी है, जिसको महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर इशू किया था कि आप जो है इंडिया में जाके आप ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। विदाउट एनी कॉम्पिटिशन का मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी एग्जिस्ट करती होगी। ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उन सभी प्राइवेट कंपनियों में से जो राइट दिया गया था वो दिया गया किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने राइट दिया था कि आप इंडिया से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक शर्त ये रखी गई कि आप जिस तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हैं आप ट्रेड करिए, मोनोपोली जितनी भी रहेगी वो आप ही के अंदर रहेगी, लेकिन आपको एनुअली हमें कुछ फी अमाउंट आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट को आपको पे करना पड़ेगा एनुअली। तो लेकिन यहाँ इंडिया में जिस तरीके से उनका मन करता था वो उस तरीके से अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को अपॉइंट करते थे, बनाते थे और उसे आगे फॉलो करते थे। लेकिन हम अगर बात करें, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ये जो कंपनी है जिसको हमने मोनोपोली दी थी ट्रेड करने के लिए, वो उसका मकसद तो यही था कि वो ट्रेड करने ही आए, उसने ब्रिटिश ईस्ट प्राइवेट कंपनी ने इंडिया में अपने भी गवर्नर्स को अपॉइंट किया था, गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया था, गवर्नर्स को अपॉइंट किया था, ना कि जनरल, गवर्नर्स को अपॉइंट किया था एक अलग अलग टेरिटरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चीज़ें ये होती हैं कि अगर बात करें औरंगजेब के डेथ के बाद, तो इंडिया में यूरोप की कई सारी यहाँ पे कंपनियाँ थी, पुर्तगीज़ भी आ चुके थे, पुर्तगीज़
डच आ चुके थे, फ्रांसीसीज लोग आ चुके थे इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई ही आई थी। अब इनके बीच में आपस में कंपटीशन चलता था कि, और उसी टाइम इंडिया में भी काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। यूनिटी के नाम पे तो कुछ भी नहीं था, लोगों के अपना सेल्फ इंटरेस्ट था। तो इस टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रिटिश कंपनी का, इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम लड़ाइयों में ज़्यादा जाता था, बैटल्स को लड़ने में। बैटल ऑफ पानीपत हो गया, प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, तरह तरह के इनको जो है तरह तरह के इन्होंने जो है बैटल्स लड़े थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ रही थी तो वहाँ पर ऐसा पार्लियामेंट ने कहा था कि जो भी ट्रेडिंग राइट है, वो जो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोनोपोली है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, लेकिन जो आर्मी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो हम कंट्रोल करेंगे। इंडिया में तो काम कर रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द ग्राउंड लेवल पे, लेकिन जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो ब्रिटेन में ही काम कर रही है, जो आर्मी उनके अंडर में है वो ब्रिटेन में ही काम कर रही है। तो ब्रिटेन से इंडिया में चीज़ों को इतना देखना, उसे कंट्रोल करना, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि आज के ज़माने में आपके जो है इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वास्ट है, आप कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, बट उस टाइम तो नहीं था। ट्रेडिंग रूट भी हमें हार्डली गेट हुआ था। वास्को डी गामा जो थे फर्स्ट आए थे, फर्स्ट पुर्तगीज थे जो यहाँ पर उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया था, लेकिन वो चीज़ें हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अब यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम कैसे यहाँ पे हमें जो भी हमारे हेल्पफुल रहेगा सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो फिर ये ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब वो ट्रेड करती थी, धीरे धीरे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने लगे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये देखा कि ये जो पार्लियामेंट ने कहा था उनको कि आप जो है एनुअली आपको इतना फीस अमाउंट ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश क्राउन को आपको सब डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन वो इस चीज़ को करने में सक्षम नहीं रहते, क्योंकि ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना तो इसलिए था क्योंकि सारी जो भी आर्मीज है, ट्रूप्स है, वो तो सारे प्रोवाइड्स करेगी पार्लियामेंट ही वहाँ की। तो यहाँ पे जो गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किया था, जो मैनेजमेंट को देखते थे इंडिया में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, वो इतने खुद ही करप्ट थे कि आधे से ज़्यादा पैसा वो अपने पास ही रखते थे, कुछ अमाउंट जो है उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजते थे। बैंक करप्ट थे, उनके पास पैसे वगैरह जो है रहते ही नहीं थे कि वो जो है मतलब जो है ट्रांसफ़र कर सके ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्टेप ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लिया और उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट को ओरिजिनेट किया कि वो 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को अपॉइंट किया था ताकि वो इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस पर वो कंट्रोल रख सकें, उस पर जो है मॉनिटर कर सकें। ये धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगे और चेंज आने के बाद धीरे धीरे मतलब थोड़ा बहुत चेंज करते थे ईस्ट इंडिया कंपनीज के रूल्स और रेगुलेशंस में। जब 1857 का रिवॉल्ट होता है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जितना भी राइट था ईस्ट इंडिया कंपनी से उसको अपने हाथ में ले लिया। पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग, सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रख लिया। आफ्टर कुछ टाइम के बाद अराउंड 1914 के अराउंड 1912 टू 14 के अराउंड वर्ल्ड वॉर 1 होता। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं, ब्रिटिश कंपनी जो थी, जो भी ब्रिटिश जो यहाँ पे रूल्स करते थे, ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे रूल करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे वर्क करते थे इंडिया में, वो सभी बिजी थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो उनका ध्यान इतना ज़्यादा इस तरफ नहीं रहा, इंडिया की तरफ। तो इंडिया में जो भी दो तरीके के वर्ग थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडर्निस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट वो थे जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन का रूल हमारे इंडिया में रहे। वो चाहते थे किसी भी तरीके से, चाहे हम लड़ाई करें, चाहे जितना भी खून खराबा हो, हम जो है ब्रिटिश कंपनी को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हम अपने भारत में नहीं चाहते और इन्हें हमारे भारत को छोड़कर जाना ही होगा।
हम अपने अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे। जबकि मॉडर्निस्ट जो टाइप्स के वर्ग थे, जो ग्रुप्स थे, वो चाहते थे कि हमें किसी भी तरीके से हमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर जो पार्लियामेंट उन्होंने बना रखा है इंडिया में, उसमें हमें किसी भी तरीके से हमें वहाँ पे पार्टिसिपेशन मिले और हम अपनी बातों को रखें। उनको ये लगता था कि इंडिया के जो सिविलाइजेशन है, जो यहाँ के लोग हैं, वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं और वो अभी इतने ज़्यादा तैयार नहीं है कि पूरी तरीके से कि वो अकेले अपने खुद के दम पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक सही तरीके से चला सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी मॉडर्निस्ट ग्रुप थे उसमें जो भी पीपल्स थे वो बिलोंग करते थे हायर क्लासेस से। जो हायर क्लासेस से रहेंगे उनको कुछ ना कुछ तो डर रहेगा ही पूरी तरीके से, क्योंकि जिसके पास कुछ होता है उसको कुछ ना कुछ खोने का डर तो होता ही है। जबकि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, उसमें जितने भी लोग थे वो बिलोंग करते थे पुअर फैमिलीज से, जो ऑन द ग्राउंड लेवल पे जो बहुत ज़्यादा जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो ऐसी फैमिलीज बिलोंग करती थी, ऐसे लोग बिलोंग करते थे। तो उन्हें खोने का किस चीज़ का डर था, तो वो पूरी तरीके से उनके अंदर रेडिकल वाली थिंकिंग थी कि वो उसको अबॉलिश करना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने टूवर्ड्स उन्होंने गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने जो है आर्ग्यू किया कि हमें भी राइट चाहिए पार्लियामेंट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए, लेकिन उसमें भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन उनका था नहीं। तो ये इवॉल्व होकर 1947 में फिर से दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का फॉर्मेशन होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 में उन्होंने मांग की कि अब आप जो है भारत छोड़ के जाइए, और जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारत छोड़ के जाती है। जब भारत छोड़ के जाती है तो भारत में दोबारा जो यहाँ के जो लोग थे, जो भी भारत गवर्नमेंट में जो कांग्रेस कमेटी में थे, अलग अलग के जो पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने बना रखी थी, उन सब ने एकजुट होके एक डॉक्यूमेंट्री, वेरियस तरह के डॉक्यूमेंट्री इंडिया, वेरियस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने रीड किया, समझा हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सी चीज़ अकॉर्डिंग टू द इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें कौन सी चीज़ें लेकर आनी चाहिए इंडिया में, कौन सी चीज़ें नहीं लेकर आनी चाहिए, किस तरीके से हम एक लॉ को, सुप्रीम लॉ को फॉलो करें कि जिस एक ही डॉक्यूमेंट्स के अंडर में पूरे देश, पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी उस अंडर द रूल रहे। तो यहाँ पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म होता है। तो ये तो रही एक तरीके की हिस्टोरिकल इवेंट्स। हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताएं हैं क्या। पहली बात तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया कि इतने साल तक 200+ ईयर्स ब्रिटिश ने हमारे इंडिया की टेरिटरी पे रूल किया, तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को भली भांति समझते थे, हम फैमिलियर थे। तो यहाँ पे जो मेन पावर, जो हमने एक तरीके जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं अडॉप्ट किया। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, जबकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता ही होगा कि इसमें जो है सुप्रीम हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, और एक नॉमिनल हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम इसकी बात करें, जरा सा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी मेन प्राइम लीडर इलेक्ट होगा वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की तरीके से होगा। मीन्स अगर प्राइम मिनिस्टर का या फिर हमें कैबिनेट का अगर हमें वोटिंग करनी, अगर हम उसको हमें अपना लीडर चूज करना है, तो जो भी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, डेमोक्रेटिकली किया जाएगा। डेमोक्रेटिकली क्या होता है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल्स। मीन्स जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी वो लोगों के द्वारा ही चुन के आएगी, ठीक है। अब वेयर द एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो हेड होगा वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा। एग्जीक्यूटिव हेड में आपका प्रेसिडेंट भी आता है,
प्राइम मिनिस्टर भी आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं इसमें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आता है इसमें। मीन्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका रोल लेजिस्लेटिव में भी होता है। एग्जीक्यूटिव हेड मतलब एक वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लेजिस्लेटिव का पार्ट तो होता ही होता है, लेकिन उसे हम एग्जीक्यूटिव पार्ट में भी रखते हैं। जब हम आगे धीरे धीरे चैप्टर्स में मूव करेंगे वहाँ पे समझेंगे एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है। धीरे से भी पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हम समझेंगे क्या है। अब आपको अच्छे से पता है पार्लियामेंट में दो तरीके के हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा वो जिसको आप कहते हो लोअर हाउस के भी नाम से जाना जाता है इसको, और अपर हाउस के नाम से राज्यसभा को भी जाना जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ऑल्सो अब जो हमारा, अगर आपसे कोई पूछता है कि हम किस तरीके के गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, तो हम फेडरल तरीके के गवर्नेंस को फॉलो करते हैं। फेडरल गवर्नेंस क्या होता है? फेडरल गवर्नेंस ये होता है कि कोई भी जो हमारा पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं है। जैसे इंडिया में जो भी आपकी गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम गवर्नमेंट जहाँ से लाई करती, जहाँ से रेगुलेट होती है, वो दिल्ली से लाई, क्योंकि पार्लियामेंट भी आपको वहीं पर है। तो पार्लियामेंट आपका वहीं है तो वहीं पे डेफिनेटली वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा वहीं पर होगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि हर एक स्टेट में भी उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर एक स्टेट में होती है, लेकिन काउंसिल जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में हो। इंडिया में टोटल कुछ ऐसे 6 स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जब हम आगे मूव करेंगे वहाँ पे उसको समझेंगे हम। और लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव तो ये तो स्टेट में वर्क करती है, लेकिन अगर हम फर्दर बात करें, आपको पता है कि स्टेट भी छोटा तो होता नहीं, काफ़ी बड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हमको भली भांति अच्छे से चलाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के ही एक तरीके से हम उसी पे पूरी तरीके से उसको ऑथराइज दे देंगे, पूरी तरीके से उसको पावर देंगे, तो वो रेगुलेट ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को देखें तो ये काफ़ी बड़ा 75 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, और काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट भी, वाराणसी देखिए आप काफ़ी बड़ा है, इलाहाबाद देखिए काफ़ी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये। तो डिस्ट्रिक्ट में भी एक मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, अगर डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारे गांव होते हैं, उन गांव पे भी अप्रोच रखना, इतने सारे लोगों को एक लॉ के धागों में बुने रहना, इट इज़ नॉट वेरी इजी। तो लोकल गवर्नेंस का यहाँ पे प्रावधान लाया गया म्यूनिसिपैलिटीज़ का और पंचायत का। जितने भी शहरी इलाके रहेंगे वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ वर्क करेंगी, और जो भी अर्बन रूरल एरियाज जो रहेंगे वहाँ पर आपका पंचायत वर्क करेंगी। मूव करेंगे आगे, जब हम चैप्टर्स में मूव करेंगे सब कुछ समझेंगे। तो इसी को कहते हैं फेडरल गवर्नेंस, कि आपका लॉ जो है, जो भी आपका कानून है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भारत सरकार, जैसे हम भारत का एग्जाम्पल ले, जैसे उत्तर प्रदेश में, मैं बिलोंग करती हूँ उत्तर प्रदेश से, जो भी गवर्नमेंट का पार्ट, जो मेन पावर है वो भारत सरकार के नाम पे होता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वर्क करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार में भी मैं जिस पर्टिकुलर विलेज से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे वहाँ की पंचायत होगी, मैं उसके अंडर में वर्क करूँगी, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छे से मतलब सबकी बातें पहुँच सके। क्योंकि इतना बल्कि कंट्री है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबके राइट्स को हमको ध्यान रखना है, सबके फंडामेंटल राइट्स हैं। किसी के साथ भी धोखा ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबकी बातें पहुँचे, सबके लिए सबका हित हो, जिसके लिए एक इस तरीके से प्रावधान लाए गए हैं कि ताकि वहाँ पर सबकी बातों को रखा जाए। उन्हें जिस तरीके की समस्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को एक अच्छी तरीके से मेंटेन रखना, एक अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक फेडरल गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है हमें। तो इस तरीके से एक सबसे ऊपर गवर्नेंस जो गवर्नमेंट चलती है, उसके अंडर कोई गवर्नमेंट रहेगी, उसके भी अंडर कोई ना कोई गवर्नेंस का पार्ट रहेगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं।
Indian Constitution is the parliament form of the democracy where the executive is responsible for the parliament. पार्लियामेंट में जो आपका डेमोक्रेसी से जो इलेक्ट हुए आपके लीडर्स आए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वही आपका एग्जीक्यूटिव हेड भी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को आप एग्जीक्यूटिव हेड कह सकते हैं। द पार्लियामेंट हैविंग द 2 हाउसेज, लोकसभा एंड द राज्यसभा। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस जो है आपकी फेडरल है। देयर इज अ सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एट द सेंटर एंड स्टेट। वी हैव द सेल्फ गवर्नेंस एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पे हम सेल्फ गवर्नेंस को भी फॉलो करते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अभी जितना भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को हमने देखा कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो फेडरल नेचर को शो करता है, 2 हाउसेज हैं उसके पास, राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस एंड लोअर हाउस ये एग्जैक्टली नाम नहीं है ब्रिटिश की पार्लियामेंट में उनके हाउसेस का, बट हमने इसको अपने सुटेबिलिटी के लिए हमने इस तरीके के नामों को यूज़ किया है। वो लॉर्ड ऑफ गॉड इस तरीके के वर्ड को यूज़ करते थे। सो दैट इज़ द अनदर थिंग, इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ अस। हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है, फेडरल नेचर को शो करता है, किस तरीके से वर्क करता है, सब कुछ ये कहीं ना कहीं से मोस्ट ऑफ हमने एडमिनिस्ट्रेशन जो लिया है वो डायरेक्टली हमने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से ही लिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ भी हो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया पे इतने साल तक रूल किया। इट मीन्स कुछ भी हो, कितने भी ज़्यादा वो हमारा शोषण करते थे, लेकिन वो शोषण कर कैसे पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक कमांड है, एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्ट्रैटेजी जो है वो उनकी काफ़ी बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने इस तरीके से हमने चीज़ों को यूज़ किया है ताकि हमारे गवर्नेंस पे इजीली वो सूटेबल हो पाए, इजीली जा। और इसके ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं है। हमने फंडामेंटल्स राइट्स को भी लेकर आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर आए हैं कि अगर किसी के साथ लेख हो भी रहा है, किसी तरीके की अन्याय हो रहा है, तो वो डायरेक्टली अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन था और हमने मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वहाँ से हमने डायरेक्टली पुटअप किया है। बात करें अगर हिस्टोरिकल पिनिंग की, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहला स्टेप लिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ओके। फिर हम आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है पीस इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आफ्टर दैट चार्टर एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1818, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 53, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ तक कंपनी का ही रूल चल रहा था, लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 मतलब 57 रिवॉल्ट के बाद पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब यहाँ तक तो कंपनी का रूल चल रहा था, अब यहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल चलेगा। इसको नोट कर लीजिए। अभी हम धीरे धीरे करके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द लास्ट इज इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1947। इसके बाद हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और हमें जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन फिर हमने यहाँ पे इसके बाद अडॉप्ट करते हैं। नोट कर लीजिए, धीरे धीरे जैसे आगे मूव करेंगे एक एक पॉइंट करके, एक एक जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जितने भी हैं, हम इसको पूरी तरीके से एक एक करके क्लियर करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, आगे मूव करते हैं।